हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मेरी पत्नी सिर्फ 12वीं पास थी, फिर भी वह जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी और इसके लिए उसने दूसरी मंजिल पर क्लिनिक खोल रखा था। और वह जिस भी बांझ औरत का इलाज करती वह प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है, इसलिए ऊपर न तुम और न ही कोई और आदमी आएगा। उसकी यह बात मैंने मान भी ली, क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती कि क्लिनिक पर सिर्फ औरतें ही जा सकती थीं जिन्होंने बुर्का पहना हुआ होता था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर क्लिनिक पर चला गया और सामने जो देखा तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरा नाम राहुल है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती थी। मैं पढ़ा लिखा था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 12वीं पास थी। पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने घर में ही दूसरी मंजिल पर एक क्लिनिक शुरू कर दिया, जहां वह उन औरतों का इलाज करती जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। साल भर तक तो कोई ज़्यादा नहीं आता था। एक साल में उसके पास बस 2 ही औरतें आई थी, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वह दोनों ही प्रेग्नेंट हो गईं। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुँचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वह ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद 2-3 औरतें बुर्का पहने हुए ऊपर टेरेस पर चली गईं। करीब 3 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वह दोनों औरतें भी नीचे आईं और चली गईं और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी गुंजन भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स पहने हुए थे डस्टबिन में डाल दिए। मैंने उसे देखा तो वह भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि गुंजन, तुम सिर्फ 12वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। यह सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वह मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर में मैं उसका पति हूँ, कम से कम उसको मुझे तो बताना चाहिए था। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो वह 1 या 2 औरतों का इलाज करती थी, पर अब वह दिन में करीब करीब 25 से 30 औरतों का इलाज करती थी। अकेली को यह सब संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनका ब्लड सैंपल लेता। उनके ट्रीटमेंट में करीब 4 घंटे लगते। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो, और वह हर बार हंसकर टाल देती थी। मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट के न होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही थी। ऐसा क्यों? मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बेरोजगार था और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी, वह अलग, और मैं बेरोजगार था, इसलिए वह मुझे बार बार ताने मारती थी। कई बार वह मुझसे लड़कर मायके चली जाती थी और फिर उसने खुद ही कुछ करने की सोची। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि राहुल, मुझे दूसरी मंजिल पर एक क्लिनिक शुरू करना है। मैंने कहा, तुम सिर्फ 12वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वह बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो। जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। मैं मुंह सीधा करके वहां से चला गया। आखिर में उसने
ऊपर 2 कमरे का क्लिनिक तैयार कर ही लिया। उसने कहा कि जिन औरतों को बच्चे नहीं होते मैं उनका इलाज कर लूँगी। शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि तुम कैसे ऐसी औरतों का इलाज कर पाओगी, पर वह अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले भी यही सब जानने में लगा रहता कि आखिर वह यह सब कैसे करती है, पर बाद में यही सोचता कि अगर वो यह सब कर रही है तो किसके लिए, अपने घर के लिए ना। मेरे माता पिता को गए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन चंचल की शादी को 8 साल हो गए थे, पर अभी तक उस पर कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और दूसरी शादी करने की धमकी देता था। मैंने अपनी बहन के बारे में गुंजन से भी बात की और उसने अनसुना कर दिया है, और इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले चंचल ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे ननंद के रिश्ते के नाम पर बहुत अधिक परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और गुंजन पर हाथ उठा देता था, और यह गुंजन को अच्छी तरह से याद है, और शायद इसलिए वह चंचल का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। गुंजन का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर गुंजन कैसा इलाज करती है, और मुझे नींद नहीं आती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही 2 औरतें बुर्का पहने हुए आई और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन 2 औरतों को क्या परेशानी थी जो गुंजन दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह दोनों रोज़ आती थी। 3-4 घंटे के बाद वह औरतें नीचे आईं और उसी के पीछे पीछे ही वह 2 औरतें भी नीचे आ गईं। वह औरतें जल्दी से वहाँ से निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से आ रही हो, आपकी जो कोई दिक्कत है दूर हुई या नहीं? तभी उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। और मेरी समझ आ गया कि औरतों का इलाज ये दोनों करती हैं और नाम गुंजन का होता है। पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन चंचल का फ़ोन आया और वह रोते रोते कहती है, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ वह मेरा इलाज करें, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फ़ोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, गुंजन ज़ोर से चिल्लाई और मुझे बाहर ढकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों को अनदेखा कर मैंने चंचल के बारे में उससे बात की। तब वह बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वह बिना कुछ बोले हटकर वहाँ से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, परंतु उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर वह पैसे कमाने जो लगी थी, उसकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद चंचल रोती रोती घर आई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो पर भाभी को कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्दी वह मुझे तलाक देने वाला है। यह सब गुंजन सुन रही थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने गुंजन के सामने हाथ जोड़कर कहा, चंचल ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम उसका इलाज कर दो वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम चंचल की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। पर क्यों, तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर सकती? यह मेरी कसम है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। और ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद चंचल का तलाक हुआ और वह हमारे पास आ गई। मुझे गुंजन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यह भी पता करना था कि उसने चंचल का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो चंचल गुंजन का और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी।
भैया क्यों, भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया और वह उस पर नज़र भी रखती। मैंने उससे कहा, यह मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नहीं भैया, कोई बात तो है जो उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया। दाल में कुछ काला है। वह औरतों का इलाज नहीं कर रही हैं, बल्कि तुम्हें धोखा दे रही हैं। पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्का पहनी हुई औरत को देखा था। वह औरत नहीं, आदमी था। जब भी कोई औरत इलाज करवाने आती है तो तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। तभी वह दोनों औरतें आती हैं और दोनों आदमी यानी पुरुष हैं। ज़रूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। चंचल ने जो कुछ बताया था वह सुनने के बाद मेरे मन में भी शक आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही रहने के लिए कहा। इतने में ही मैंने चंचल को फ़ोन कर बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। गुंजन का क्लिनिक बहुत बड़ा और सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो गुंजन को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आई हैं। गुंजन बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्द आ गई। यह फाइल लो और इसका नाम लिख लो। इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इसे बी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। यह सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर से बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर गुंजन थोड़ा डर गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसा इलाज करती हो। तब गुंजन कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने हमारा क्या हाल किया था तुम्हें तो पता ही है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती थी जहां अनाथ बच्चों को संभाला जाता था, जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते थे। और बिन ब्याही लड़कियां भी उसके एनजीओ में अपने बच्चे को दे जाया करती थीं। वह उन बच्चों की देखभाल करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो या तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने अपने 2 लोग दिए थे। जब कभी कोई औरत इलाज कराने आती तो मैं उसे साफ साफ बता देती, यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है, मैं कोई इलाज नहीं करती। तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 6 महीने अपने पति से दूर रहना है और अपने पेट से एक बेल्ट जो मैं दूंगी उसे बांध कर रखना होगा। उससे सबको लगेगा कि तुम पेट से हो। और उस औरत के पति का ब्लड ग्रुप ले लेती थी और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती थी। मैं चंचल का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको यह सब पता न चल जाए। चंचल बोली, भाभी अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं और जिन्हें बच्चा नहीं होता उन माँ बाप की गोद भर जाती है और इस तरह से कितनी ही औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। चंचल और गुंजन की आंखों में आंसू आ गए और मुझे आज मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।